हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे पहला प्रश्न आपका दिया गया है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो यह देखेंगे जो रोहन है, रोहन के पिता के द्वारा यह जो कथन कहा गया है यह लैंगिक जो रूढ़िवादिता है इसको दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो देखिए जो प्रगतिशील कक्षा है, प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की जो संरचना होती है उसके लिए भरपूर मौके मिलने चाहिए, मतलब प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो भी छात्र इसमें थर्ड वाले चूज किए हैं वह राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की जो यह योजना है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ से चारों ऑप्शन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें होगा कि अधिगम के लिए पाठ या जो आधारभूत संरचना होती है उसका काम करेगी, यह जो योजना रहेगी। तो यहाँ पे सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। और यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब यहाँ पे करना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आपको आंसर करने हैं। समाजीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। पहला दिया गया, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और जो परिवार है वह समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो पहला वाला ही बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर समाजीकरण के बारे में बात किया जाए तो जो विद्यालय होता है, विद्यालय जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण में वह द्वितीयक कारक का कार्य करता है। और यहाँ पे जो परिवार होता है वह समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो यहाँ से क्या है, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करना है। यहाँ पे दिया गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। और चौथा ऑप्शन है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। देखिए जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है यह इस पर जोर देता है कि जो बुद्धिमत्ता होती है उसकी विभिन्न दशाएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह देखेंगे नैतिक विकास का जो प्रथागत चरण है, प्रथागत चरण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लेव वायगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
लेव वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है वह अधिगम प्रक्रिया में आप लोग देखेंगे। तो वह जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं उसको किस रूप में वर्णित करते हैं। तो उसको स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाला जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विचार या सोच में जो केंद्रीकरण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सेकंड वाला राइट आंसर है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो यहाँ पे विकास का मुख्य गुण होता है वह विचार या सोच में केंद्रीकरण होता है। तो सेकंड वाला राइट आंसर है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे आंसर करना है। देखिए दिया गया विकास की जो दर होती है सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तो यहाँ पर से यह गलत हो जाएगा। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, केवल विद्यालय दिया गया, यह भी गलत हो जाएगा। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, तो केवल बाल्यावस्था दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। विकास क्या होता है, विकास बहुआयामी होता है, जो कि फोर्थ में दिया गया, फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की बात किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले संवेदिक हो जाएगा, संवेदिकामक, उसके बाद मूर्त, उसके बाद अमूर्त आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यही बच्चों में यहाँ पे विकास का क्रम रहता है। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे। देखिए दिया गया है कि कोई भी प्रगतिशील कक्षा है उसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है उसको किस प्रकार देखना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा दिया गया है, तो बाधा तो नहीं होगा। यहाँ पे अध्यापक के पक्ष में असफलता, यह भी नहीं होगा। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर है। एक प्रगतिशील कक्षा में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उसको अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक समावेशी कक्षा में यहाँ पे किस पर जोर होना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ेंगे ध्यान से और देखेंगे। जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला राइट आंसर है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो 2016 में आया था उसके अनुसार पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जो यहाँ पे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है वह उनके लिए है कि वह छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ से थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे सीखने में उनको क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। तो इसके लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो देखेंगे पहला दिया गया है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यह तो आपका सही है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री जो उपागम है उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यह भी सही है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, यह भी आपका सही है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो शिक्षा शास्त्र और जो आकलन है उसकी जो जटिल संरचना है, जटिल का मतलब होता है कठिन, कठिन संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अति सक्रियता होता है, जो कि थर्ड में दिया गया, थर्ड वाला राइट आंसर है। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर होगा कि विविध जो विन्यास हैं उनसे उदाहरण लेने चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। तो यहाँ पर देखेंगे जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके, जो कि सेकंड में है, सेकंड वाला राइट आंसर है। शर्मिंदगी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शर्मिंदगी है उसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शर्मिंदगी और संज्ञान के बारे में पूछा गया था, तो शर्मिंदगी का यहाँ पे संज्ञान पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना होता है, जो कि सेकंड में दिया गया, सेकंड वाला राइट आंसर है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे त्रुटियों की जो समझ है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा, इसमें देखेंगे सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कोई भी सूचना है अगर बहुत ज़्यादा पार्ट में रहेगी तो वहाँ पे क्या होगा कि बच्चों को अधिगम में कठिनाई होती है, सीखने में कठिनाई होती है। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित उत्तेजना या कोई भय नहीं। यह देखेंगे अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है। अधिगम का मतलब होता है कि सीखने के लिए जो सबसे अच्छी अवस्था है वह कौन सी है? वह है संतुलित उत्तेजना और कोई डर न हो। तो यहाँ पे थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो कि थर्ड में दिया गया, थर्ड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा योग्यता क्या है? सुधार्य है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो इसका देखिए सही जवाब करना है, और इसमें होगा अन्वेषण और जो संवाद होता है, जो कि फोर्थ में दिया गया, फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का जो व्यक्तिगत वाक्य होता है वह क्या दर्शाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। इसको बोला जाता है स्वनियमन बोला जाता है, जो कि सेकंड में दिया गया, सेकंड वाला आपका राइट आंसर है। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना होता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिकता और जो पर्यावरण की पारस्परिकता है उस पर। तो यहाँ पे फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास में जो 30 प्रश्न कराए गए, 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए, कमेंट जरूर करिए। और अगर सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लेकर जरूर पढ़िए, क्योंकि देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है। 5-6 सितंबर को सीटेट एग्ज़ाम होगा। 150 प्रश्न आएगा, 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 90 नंबर पासिंग मार्क है। सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हर बार रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। और इसमें 2011 से 2026 तक के पूरे 16 साल के पेपर हैं आंसर की के साथ। सभी सब्जेक्ट एक ही में हैं,
और इसमें देखेंगे आंसर की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप नंबर है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करिए, और जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। मात्र 30 की पेमेंट है, जैसे करेंगे तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सअप पे मैसेज जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।